Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 8th of February 2025. 8 फरवरी 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। अभी काफी सुबह है, चूंकि 4:30 4 बजे के करीब बज रहे हैं, तो न्यूज़पेपर की कॉपी तो नहीं आई है मेरे पास, बट आई हैव स्टडीड द इंटायर वेबसाइट एंड जो भी एडिटोरियल्स हैं प्लस न्यूज आर्टिकल्स अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। देर आर 3 क्वेश्चंस विच आई हैव टेकन। पहला सवाल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए टैक्सेशन, बी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सी ओपन मार्केट ऑपरेशन, या डी सब्सिडीज। बहुत ही आसान सवाल है। मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, मैंने आपको बताया था डिफरेंस की। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी होती है, और जो फिजिकल पॉलिसी होती है उसमें गवर्नमेंट का रोल रहता है, मतलब गवर्नमेंट उसमें स्पेंडिंग या रेवेन्यू के थ्रू करती है। अब आप ऑब्वियसली होता है, टैक्सेशन गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग गवर्नमेंट का है, सब्सिडीज गवर्नमेंट का है, तो बचा क्या? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओएमओ जो होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल पॉलिसी। अब दूसरा क्वेश्चन है फिजिकल पॉलिसी का। रेपो रेट एडजस्ट करना आरबीआई का काम है। थर्ड वाला देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई का काम है। कैश रिजर्व रेशियो बैंक्स का काम है। तो बी बचा है ना। तो इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ फिजिकल पॉलिसी। तीसरा बहुत ही आसान सवाल है। आई होप आप लोग आंसर कर पाएंगे। आप लोगों के लिए छोटा सा सवाल, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर बताइएगा। द क्वेश्चन इज, बजट डेफिसिट अकर्स व्हेन। एक बजट डेफिसिट कब होता है? ऑप्शंस आर, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीड्स द रेवेन्यू, व्हेन एक्सपोर्ट्स एक्सीड द इंपोर्ट्स, द सेंट्रल बैंक रेजेस द इंटरेस्ट रेट, एंड द इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस द डिफ्लेशन। तो आपको बताना है कि बजट डेफिसिट इनमें से कौन से केस में बढ़ेगा। ठीक है ना? होगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आई होप आप लोग आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। सो प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड। आते हैं आज के न्यूज आर्टिकल में। जो पहली न्यूज है वह कैबिनेट क्लियर्स न्यू इनकम टैक्स बिल। तो कैबिनेट ने एक नया इनकम टैक्स बिल अप्रूव किया है, एंड ये बिल है जो किसको रिप्लेस करेगा? 60 साल पुराने हमारे आईटी एक्ट को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा इसके बारे में मैं नोट्स जो मैंने बनाए हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात याद रखिएगा, नया इनकम टैक्स का बिल जो है उसको अप्रूवल दे दिया गया है, न्यू इनकम टैक्स बिल। एंड ये रिप्लेस करेगा 6 डिकेड ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। तो प्रेजेंटली जो इनकम टैक्स एक्ट है वो कब का है? 1961 का है। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस पार्ट एज वेल। पूरा इसी न्यूज आर्टिकल का जस्ट है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा नहीं लिखा है। एम क्या क्या है, की फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। जो बिल है, दैट वांट्स टू सिंप्लीफाई द डायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स लॉस को सिंप्लीफाई करना है, एंड लोगों को समझना आसान पड़े ऐसा बनाना है। कोई नया टैक्स बर्डन इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। प्रोविजन टू रिड्यूस लीगल डिस्प्यूट्स एंड लिटिगेशन। जो लिटिगेशंस होते हैं, जो केसेस हो जाते हैं, जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, उनको कम करने की कोशिश की जाएगी इस बिल के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा दिस विल एलिमिनेट प्रोविजोज, एक्सप्लेनेशंस एंड लॉन्ग सेंटेंसेस फॉर क्लैरिटी। तो पुराने जो एक्ट में अलग अलग प्रोविजो डाल दिए जाते थे या एक्सप्लेनेशंस डाल दिए जाते थे, उन सबको रिमूव करने की बात की गई है। बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है पार्लियामेंट में नेक्स्ट वीक में। इट विल बी सेंट टू पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, है ना, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के पास जाएगा। देन बजट सेशन जो फर्स्ट लेग जो होगा बजट सेशन का, वो 13 फरवरी को खत्म हो जाएगा। एंड द सेशन विल रिकन्वीन ऑन मार्च 10 एंड कंटिन्यू टिल अप्रैल 4। ठीक है ना? तो ये बजट की पार्लियामेंट की प्रोसेस है, वो आपको जाना जरूरी नहीं है। याद रखिएगा, रिव्यू जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, वो पहली बार जुलाई 2024 में, उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि हमको इस एक्ट को चेंज करना है, क्योंकि बहुत पुराना एक्ट है, अब टाइम के साथ बदल भी गया है। ठीक है ना? आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड इसीलिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक इंटरनल कमिटी बनाई थी इसको एनालाइज करने के लिए। तो ये सारी चीजें इसमें हुई थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं दूसरी न्यूज आर्टिकल क्या है। द डार्क साइड ऑफ क्विक कॉमर्स। अब यहाँ पे लिखा है डार्क साइड ऑफ क्विक कॉमर्स, हाउ 10 मिनट डिलीवरी एप्स आर यूजिंग डिसेप्टिव डिजाइन्स टू मैनिपुलेट शॉपर्स। अब यहाँ पे बात चल रही है ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, अमेजोन, इन सब की बात, जो अभी आजकल है ना कि 5 मिनट में डिलीवरी, 10 मिनट में डिलीवरी। तो ऑथर ने कहा कि ये जो ई कॉमर्स है, और ये स्पेशली जो क्विक कॉमर्स है, ई कॉमर्स के अंदर भी जो क्विक कॉमर्स है, जैसे बिग बास्केट, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, ये जो है, दे हैव डिवाइस्ड सम न्यू डार्क पैटर्न्स। अब ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आप लोग अपने नोट्स में भी ऐड कर लो, डार्क पैटर्न्स करके ये टर्म आएगा।
यूपीएससी पूछ भी सकता है। ठीक है, तो व्हाट आर दीज डार्क पैटर्न्स, क्या होते हैं डार्क पैटर्न्स? डार्क पैटर्न्स का मतलब होता है कोई ऐसी मेथडोलॉजी या ऐसी डिसेप्टिव टेक्निक जो कि यूजर्स को मैनिपुलेट कर दे फॉर मेकिंग अनइंटेंडेड चॉइसेस। मतलब कि जो चॉइस वो नहीं करना चाहते हैं वो भी करने पे अगर आप मजबूर कर दे पा रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर योर डार्क पैटर्न यूजिंग डिसेप्टिव डिजाइन टेक्टिक्स, है ना। तो अब जैसे कैसे कैसे डिजाइन टेक्टिक्स है, जैसे हिडन फीस है, मिसलीडिंग डिस्काउंट्स, कई बार बोल रहे भाई 60% ऑफ है, 60% ऑफ है, पर वो लास्ट में डिलीवरी चार्ज, सरचार्ज, पता नहीं क्या क्या जोड़ करके वो उतना ही बिल बना देते हैं। अर्जेंसी बेस्ड है ना, आपको नज दिया जाएगा, जैसे कि बोलेंगे कि भाई ये 50% ऑफर केवल अगले 3 मिनट तक रहेगा। तो ये जो अर्जेंसी बेस्ड नजेस हैं, ये भी यूजर को ऐसे बिना सोचे समझे डिसीजन लेने पे मजबूर कर देता है। कॉम्प्लेक्स चेकआउट प्रोसेस, है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स चेकआउट के चक्कर में और ज्यादा स्पेंड कर देते हैं। और देखो आजकल कार्ट भी ऐसा बनाया जाता है ना, जैसे लिखेगा 199 पे ऑफ है, फ्री डिलीवरी है, तो 198 तक के ऑर्डर्स आपको देगा, फिर उसके बाद आपको अलग से 100 200 300 की चीज ऐड करनी पड़ेगी ₹1 का ऐड करने के चक्कर में। ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज इम्पोर्टेंट। अब 2023 में ऑलरेडी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक बदलाव किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर आप फॉल्स अर्जेंसी या डिसगाइज्ड एड्स या फोर्स्ड एक्शन यूजर पे लाते हैं, तो दैट विल बी कम अंडर मिसलीडिंग एक्टिविटीज, एंड इसमें फिर एक्शन लिया जाएगा आपके अगेंस्ट। ठीक है ना, तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। ऑथर ने वही कहा कि यूजर को मेनली अवेयर होना जरूरी है रिगार्डिंग दीज डार्क पैटर्न्स, और इन चक्करों में नहीं फंसना है जो ये क्विक डिलीवरी क्विक कॉमर्स वाले हैं ना, क्योंकि सबसे अधिक इन्हीं में आदमी फंसता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला टॉपिक है ग्रोथ ओवर इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमिक एक्सपेंशन ओवर इन्फ्लेशन कंट्रोल। अब देखो ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये लिखा गया है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट कट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी किया है। ठीक है ना, संजय मल्होत्रा, आप सबको पता होंगे कि हमारे नए जो आरबीआई के गवर्नर हैं, वहां पर अभी उनकी पहली जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी, उसमें 4-2 से जो बेंचमार्क रेपो रेट था वो 6.50 से कट करके 6.25 किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से आज एक बार बता रहा हूँ। एक चीज जरूर याद रखना कि जब भी इंटरेस्ट रेट कट होते हैं, उसका मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट कट होने का मतलब है कि गवर्नमेंट, सॉरी, आरबीआई जो है वो ग्रोथ बढ़ाना चाहती है, दैट इज ग्रोइंग फॉर द हायर ग्रोथ। इंटरेस्ट रेट घटने का मतलब है कि ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि ग्रोथ बढ़ता है तो फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ता है ना। इसीलिए ऑथर ने लिखा हुआ क्या, देखो टाइटल का नाम क्या है, ग्रोथ ओवर इन्फ्लेशन। मतलब अभी हमको इन्फ्लेशन कम करना इनका कंसर्न नहीं है, अभी इनको ग्रोथ बढ़ाना है। ऑब्वियस सी बात है, रीजन ये है क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं जिनमें ये पता चला है कि हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा नहीं है ना, 6.4 के आसपास होने वाली है। तो यही डिसीजन जो है 6-0 से लिया गया, है ना, 6-0 से ये डिसीजन लिया गया कि भाई एक काम करते हैं, रेपो रेट को घटा घटा देते हैं 6.5 से 6.25। ठीक है ना, एंड इट इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज अ थिंग। ऑलरेडी इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होती है। हमारे यहाँ 4 ± 2% टारगेट बनाया जाता है, मतलब 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। अगर इस रेंज के बीच में है तो फिर हम ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। इसीलिए आरबीआई ने प्रायोरिटाइज किया है अब इकोनॉमिक एक्सपेंशन को। देखो लिखा है ना, आरबीआई प्रायोरिटाइजेस इकोनॉमिक एक्सपेंशन ओवर इन्फ्लेशन कंट्रोल। ठीक है ना, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसमें मैंने आपको बताया था 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर तो आरबीआई के साइड से रहते हैं, जिसमें एक डिप्टी गवर्नर रहता है, एक आरबीआई गवर्नर रहता है, और एक एक और ऑफिसर रहता है। ठीक है ना, इसके अलावा 3 मेंबर जो रहते हैं वो गवर्नमेंट के साइड से रहते हैं, और वो 4 साल के टेन्योर के लिए आते हैं, एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये टर्म्स याद रखना। डिसीजन जो लिया जाता है वो 1 पर्सन 1 वोट रहता है, तो डिसीजन इस तरीके से मेंबर्स लेते हैं। और इन केस ऑफ अ टाई, द आरबीआई गवर्नर हैज अ कास्टिंग वोट। तो कास्टिंग वोट रहता है, अगर चार चार अगर 3-3 हो गए तो आरबीआई गवर्नर फिर कास्टिंग वोट भी डाल सकता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, समझ में आपको आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कंडेम्स सैंक्शंस बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, प्लेजेस टू कंटिन्यू इट्स वर्क। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप सबको पता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसको दरकिनार कर दिया है, इलिजिटिमेट बताया है
आपके डोनाल्ड ट्रम्प ने, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसको डोनाल्ड ट्रम्प ने कह दिया कि भाई आप किसी काम के नहीं है, एंड दे हैव पास्ड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसमें उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसके एलाइज हैं, एलाइज मतलब कि आपके इसराइल वाला जो पार्ट है, इसराइल को बहुत सारे बेसलेस एलिगेशंस लगाए हैं। अब बेसलेस एलिगेशन मतलब वो पैलेस्टीन वॉर क्राइम जो गाजा वाले हैं, उसके लिए दोषी किसको ठहराया गया है? नेतन्याहू को, इसराइल को। इसी कारण से अमेरिका गुस्सा हो गया और उसने कहा कि न भैया आप लोग बेकार की बातें करते हो, और सैंक्शंस लगा दिया। आईसीसी का आपको पता होगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो एक परमानेंट इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, इट्स अ परमानेंट इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल। हेग नीदरलैंड्स में ये लोकेटेड है। इसको स्टैब्लिश किया गया था रोम स्टैट्यूट 2002 में, आया था रोम स्टैट्यूट 2002 में, और ये इन्वेस्टिगेट करता है एंड प्रोसिक्यूट करता है जीनोसाइड क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड क्राइम्स ऑफ एग्रेशन। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इंडिविजुअल्स को, याद रखिएगा, इट अप्लाइज टू द इंडिविजुअल्स, एंड जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो स्टेट्स के ऊपर लागू होता है। ये इंडिविजुअल्स को कंडेम करता है, जैसे इसने नेतन्याहू को कंडेम किया। लेकिन अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता तो वो इसराइल को कंडेम करता। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। रोम स्टैट्यूट याद रखना 2002 के, दैट इज द थिंग व्हिच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला और देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट बिल सीक्स सिटिंग ऑफ अ पार्लियामेंट फॉर एटलीस्ट 100 days ऑफ ईयर, ठीक है ना। तो एक नया प्राइवेट बेसिकली प्राइवेट बिल है जो कि चाहता है कि पार्लियामेंट की जो सिटिंग है वो कम से कम 100 दिन हो जाए एक साल में, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन थोड़ा सा आपको इस न्यूज आर्टिकल के थ्रू मैं प्राइवेट बिल वर्सेस गवर्नमेंट बिल बता देता हूँ। प्राइवेट बिल का मतलब होता है कि एक ऐसा बिल जो किसी ऐसे व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस किया है हु इज नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि जो मिनिस्टर नहीं है। अगर एक व्यक्ति मिनिस्टर नहीं है तो उसका बिल प्राइवेट मेंबर बिल माना जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, इफ अ पर्सन इज नॉट अ मिनिस्टर देन द बिल विल बी अ प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। ये क्या अलाउ करता है प्राइवेट मेंबर बिल की? जो लोग मिनिस्टर नहीं है, मतलब कि जो अपोजिशन के हैं या रूलिंग पार्टी के ही क्यों ना हो, रूलिंग पार्टी का व्यक्ति भी अगर मेंबर ऑफ, अगर मिनिस्टर नहीं है तो उसका बिल भी प्राइवेट मेंबर बिल ही माना जाएगा। याद रखिएगा, अगर रूलिंग पार्टी का व्यक्ति भी बिल लेकर के आया है और रूलिंग पार्टी का व्यक्ति भी अगर मिनिस्टर नहीं है तो भी वो प्राइवेट मेंबर बिल ही कहलाएगा, है ना। तो इससे रूलिंग पार्टी से लेना देना नहीं होता, इसका लेना देना होता है कि आप मिनिस्टर हैं कि नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो ऐसे लोग इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि मिनिस्टर नहीं है, और इनका एम बेसिकली ऑब्वियसली बात है, कुछ नया रिफॉर्म, पॉलिसी रिफॉर्म या अमेंडमेंट रहता है इंट्रोड्यूस। ये लोकसभा राज्यसभा में हो सकता है, लेकिन इसका डिस्कशन केवल फ्राइडेज में होता है। याद रखिएगा, जब सेशन पार्लियामेंट सेशन में रहता है तो केवल फ्राइडे को इसका डिस्कशन होता है, याद रखिएगा। इसके पास होने की संभावना कम रहती है क्योंकि इसको प्राइवेट मेंबर लेकर के आते हैं, केवल डिस्कशन फ्राइडे को होता है। कुछ बहुत फेमस एग्जांपल्स में आपको बताऊं तो राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल पहले एक प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में ही आया था, है ना। ट्रांसजेंडर पर्सन के राइट्स बिल भी एक प्राइवेट बिल के रूप में ही आया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल भी आपको एक प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में ही आया था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है एमपी को पहले, इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द बिल। बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, ठीक है ना। लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड गवर्नमेंट में सपोर्ट और अपोज द बिल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। Just wait 1 second, okay. अगला देखते हैं। सेंटर ऑर्गेनाइजेस ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, अगली देखते हैं। ओके, सो यस, यहाँ पे है, रेलवे रिमूव्स कॉलोनियल लेगेसी बाय रीनेमिंग द वॉल्टेयर डिवीजन एज विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर देख लीजिए, कैबिनेट कमेटी अभी चेयर हुई थी बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड इसने एक अप्रूवल दिया है टू द पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ अर्लियर डिसीजन ऑफ कैबिनेट, जिसमें उन्होंने वॉल्टेयर डिवीजन का नाम पहले सेम रखा था, लेकिन अब उसको रीनेम करके वॉल्टेयर डिवीजन को विशाखापट्टनम डिवीजन कर रहे हैं। एंड दिस इज इन ऑर्डर टू रिमूव द colonial legacy from there। तो ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड वॉल्टेयर डिवीजन का नाम बदल करके क्या कर रहे हैं, विशाखापट्टनम।
अगला देख लेते हैं ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज के बारे में आया था। तो ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज क्या होता है? ट्रॉपेक्स होता है थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज, थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज। और करंटली ये अंडरवे है इन द इंडियन ओशन रीजन, इंडियन ओशन रीजन में हो रहा है। और इसमें याद रखिएगा ट्रॉपेक्स में ये बाइनियल होती है। बाइनियल और बायएनुअल में डिफरेंस आई होप आप लोग को पता होगा। बाइनियल का मतलब होता है 2 साल में एक बार, और बाय एनुअल का मतलब है 1 साल में 2 बार, ठीक है ना। बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार, और बाई एनुअल का मतलब है 1 साल में 2 बार। तो ये जो ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज है ये बाइनियल है, हर 2 साल में एक बार होती है। और इसमें केवल और केवल नेवी नहीं, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड भी पार्टिसिपेट करते हैं। और जो ट्रॉपेक्स 2025 उसका एम यही है, एट वैलिडेटिंग इंडियन नेवीज कोर वॉर फाइटिंग स्किल्स एंड इंश्योरिंग अ सिंक्रोनाइज्ड इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स, है ना। इन सारे फोर्सेस का एक इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स तैयार हो सके, इस कारण से इसको किया जा रहा था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला टॉपिक है स्कैमिंग साइंस, प्रिडेटरी जर्नल्स एंड द एकेडमिक रैट रेस। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, एंड दिस इज ऑन द प्रिडेटरी जर्नलिज्म। प्रेडेटरी जर्नल क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात ऑथर ने कहा कि व्हाट इज अ पीयर रिव्यूड जर्नल। एक पीयर रिव्यूड जर्नल क्या होती है? तो एक इसका पर्पस आता है साइंटिफिक जर्नल जो एग्जिस्ट टू एडवांस नॉलेज थ्रू रिगरस स्क्रूटनी। एक ऐसा जर्नल जिसकी काफी ज्यादा रिगरस स्क्रूटनी हो। एंड उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि ये साइंटिफिक जर्नल होता है जिसका काम है नॉलेज को एडवांस करना, नॉलेज को फैलाना, ठीक है ना। तो ऐसे जो जर्नल्स होते हैं उनका काफी बड़ा रिव्यू किया जाता है, पीयर रिव्यू, जहाँ पे एक्सपर्ट्स क्रिटिकली उसको इवेल्युएट करते हैं पब्लिश होने से पहले, ठीक है ना। एंड ये जो वैलिडेशन सिस्टम है इट इंश्योर्स क्रेडिबिलिटी, जिसे जर्नल्स नेचर हो गई, साइंस हो गई, ये लोग बहुत ज्यादा पहले उसको गोल्ड स्टैंडर्ड सेट करके रखा है इन मैगजीन्स ने, है ना। ये मतलब इनमें अगर कोई आर्टिकल आ रहा है तो फिर दैट इज वेल रिसर्च्ड, वेल इवेल्युएटेड एंड ऑल। तो ये आपको याद रखना, क्योंकि इनकी वैल्यू, इनकी कवत है ना भाई, इनको देखेंगे लोग तो इसको सीखेंगे, इससे इसे समझेंगे, ये सारी चीजें हैं। अब ऑथर ने ये देखो लिखा क्या है, द राइज ऑफ प्रिडेटरी जर्नलिज्म। अब प्रिडेटरी जर्नलिज्म काफी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि पब्लिश और पेरिश कल्चर चल रहा है। द वर्ल्ड हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स पब्लिश और पेरिश कल्चर, है ना। या तो आप पब्लिश करो, अपने कैरियर को आगे बढ़ाओ, या फिर आप खत्म हो जाओगे, ठीक है ना, पब्लिशिंग फील्ड में स्पेशली। क्योंकि आजकल लोग केवल और केवल पब्लिकेशन के नंबर, क्वांटिटी काउंट करते हैं, साइटेशंस देखते हैं कितना है, उसके अलावा ये नहीं देखते कि आपका कंटेंट कैसा है, उसमें कितनी मेहनत है, ठीक है ना। एंड इसी कारण से प्रिडेटरी जर्नलिज्म जो काफी बढ़ गया है। अब बात सवाल आती है कि व्हाट इज भाई दिस प्रिडेटरी जर्नलिज्म, क्या होता है प्रिडेटरी जर्नल? तो प्रिडेटरी जर्नल इज अ फेक एकेडमिक जर्नल दैट एक्सेप्ट सबमिशंस विदाउट प्रॉपर पीयर रिव्यू इन एक्सचेंज फॉर मनी। अब क्या होता है प्रिडेटरी जर्नलिज्म में, क्या होता है, देयर इज अ फेक एट एकेडमिक जर्नल्स जो कि एक्सेप्ट कर लेते हैं सबमिशंस को विदाउट एनी प्रॉपर पीयर रिव्यू, एंड दैट इज डन इन एक्सचेंज फॉर मनी, ठीक है ना। तो इसके टैक्टिक्स क्या है? बेसिकली मिसलीडिंग क्लेम्स अबाउट एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स एंड इंडेक्सिंग, एग्रेसिव ईमेल सॉलिसिटेशंस, फेक इम्पैक्ट फैक्टर्स, फैब्रिकेटेड रिव्यूअर्स, ये सारी चीजें फैब्रिकेट करके प्रेडेटरी जर्नलिज्म का काम किया जाता है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। बेसिकली ऑथर ने वही कहा है लास्ट में कि एक प्रेडेटरी पब्लिशिंग के अगेंस्ट वो होना चाहिए, एक कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए, ग्लोबल एफर्ट होना चाहिए। एंड यूनिवर्सिटीज, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स जो हैं, दे मस्ट कोलैबोरेट टू प्रोटेक्ट द स्कॉलर इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ साइंस। तो स्कॉलरली जो इंटीग्रिटी है और जो साइंस की क्रेडिबिलिटी है उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो अगर आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ें तो आपको काफी चीजें समझ में आएंगी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो 7 न्यूज आर्टिकल्स हमने अलग अलग पढ़े, 7 से 8, और 3 हमने सवाल देखे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, आप लोग को कंटेंट समझ में आएगा, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।